दिल्ली के अंदर नई शराब नीति लाने वाले, दिल्ली के अंदर शराब माफियाओं को भ्रष्टाचार के माध्यम से संरक्षण देने वाली सरकार आज अपनी ईमानदारी की बात कर रही है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जिस शराब नीति को आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लाए थे और ये दावा कर रहे थे इससे हजारों करोड़ रुपए का उन्हें फायदा होगा, ये शराब नीति दिल्ली के अंदर रेवेन्यू का भंडार भरेगी और अपने हर वक्तव्य में कहते थे हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। यहां तक कि खुद उप मुख्यमंत्री शराब सीबीआई जांच से एक दिन पहले कह रहे थे इससे 3000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। कोई इनके प्रवक्ता कह रहे 1300 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन जैसे ही सीबीआई जांच हुई वैसे ही वो बातें बिल्कुल सिद्ध हो गई जो भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती आई है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ये शराब नीति शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए है। रातों रात जिस समय देश कोविड से जूझ रहा था उस समय इन्हें कोविड की चिंता नहीं थी। इन्हें नई शराब नीति के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए शराब माफिया को फायदा पहुंचाया। 144 करोड़ रुपया उनका कोविड के दौरान, आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि कोविड की रिलीफ शराब माफिया को दी जाए। कोविड की रिलीफ दिल्ली के आम जनता को मिले इसकी चिंता दिल्ली सरकार को नहीं थी। कोविड के नाम पर 144 करोड़ रुपए शराब माफिया को माफ करने का पाप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। 30 करोड़ रुपए जो अर्नेस्ट मनी फोरफिट होनी चाहिए वो अर्नेस्ट मनी को वापस कर दिया शराब माफिया के दबाव में। शराब माफिया पर इतने मेहरबान हो गए केजरीवाल साहब कि उन्होंने उनका कमीशन जो 2.5% था पहले उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया। इतने मेहरबान हो गए कि दिल्ली में 21 ड्राई डे की संख्या थी उसको घटाकर 3 कर दिया गया। मेहरबानी का आलम यह रहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भी ठेके दे दिए। जो कार्टेल अलाउ नहीं था, इन्होंने ही शराब नीति बनाई कि उसमें कार्टेल अलाउ नहीं होगा, वो कार्टेल भी अलाउ कर दिया। और चोर दरवाजे से मैन्युफैक्चरर कंपनी को ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर दिया। ये सारा पाप दिल्ली के अंदर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जो ईमानदारी का ढिंडोरा पीट रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपने मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नई शराब नीति जिससे हजारों करोड़ रुपए उन्होंने शराब माफिया को लुटा दिया। लोग तो ये कह रहे कि शराब नीति इसलिए आनन फानन में लाए थे क्योंकि पंजाब में चुनाव हुआ और पंजाब के चुनाव से पहले शराब माफिया और आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी डील हुई थी। और वो डील यही थी, डील ये थी कि तुम हमें फायदा पहुंचाओगे तो हम भी आपको पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के चुनाव में मदद करेंगे। सामने आ गया है। पहले रेवेन्यू 6000 करोड़ रुपया था जो घटकर 5000 करोड़ से भी कम रह गया। जिस रेवेन्यू की बढ़ने की बात ये कह रहे थे, मैं आज अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आपको जनता ने स्वच्छ पानी के लिए बिठाया था, आपको जनता ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए बिठाया था कि सिसोदिया जी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शराब की बात कर रहे हैं। 250 दुकानों से बढ़ाकर 850 दुकानें खोल दी। शराब माफिया, आप सोचिए कि शराब माफिया के ऊपर इतने मेहरबान थे कि जहां जहां महिलाओं ने प्रदर्शन किए कि ये हमारे इलाके की दुकान है, इसको बंद कर दीजिए, वहां बाउंसर से, केजरीवाल के बाउंसर थे, वो बाउंसर से गुंडों से उन महिलाओं को पिटवाया गया। अनऑथराइज्ड कॉलोनी, रिहायशी इलाके के अंदर, स्कूलों के पास, मंदिरों के पास, धार्मिक स्थलों के पास शराब के ठेके खोलने का पाप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। और ये पाप को छुपाने के लिए अपने
भ्रष्टाचार घोटालों को छुपाने के लिए ये जो बातें कर रहे हैं, ये इस तरह केजरीवाल सरकार अब बिल्कुल उसका खुलासा हो गया है, एक्सपोज हो गई है कि ये हजारों करोड़ रुपए शराब माफिया से मिलकर दिल्ली के राजस्व में करोड़ों रुपए का कमी करने वाले ऐसा पाप दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी मौजूद हैं। अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस जो सब कुछ हुआ है इसके बारे में आप सबको संबोधित करें। डॉक्टर हर्षवर्धन जी सर। दोस्तों, पहले तो आप सबको और आपके सबके माध्यम से दिल्ली वासियों को और देशवासियों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का समय आने वाला है और भगवान श्री कृष्ण ने पूरे सात्विकता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ जो कर्म के पथ पर चलने का मार्ग है वो हम सबको सिखाया है। अभी अचानक हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और आप जानते हैं कि पिछले समय में जो दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी आई उसके संदर्भ में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पिछले काफ़ी समय से अनेक प्रकार के माध्यमों से व्यापक संघर्ष कर रहे हैं और उस व्यापक संघर्ष का सुपरिणाम यह हुआ कि ये विषय सबके संज्ञान में आया और हम सब ने मिलकर ये सुनिश्चित कराया कि इस विषय की गहराई में जांच होनी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को भी इसके लिए कन्विंस किया गया, इसकी जांच इनिशिएट हुई और जांच इनिशिएट होने के बाद उसमें एक स्टेप और आगे महत्वपूर्ण कड़ी ऐड हुई है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो तरह तरह के बयान देते रहते हैं अपने मुख्यमंत्री की तरह, उनके खिलाफ आज रेड्स हुई हैं और कोई जो रेड्स होती हैं तो वो बिना किसी कारण के नहीं होती, बिना किसी सबूत के नहीं होती हैं। इस पॉलिसी के तहत जितना व्यापक भ्रष्टाचार हुआ वो उसका एक पहलू है जिसके बारे में अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत विस्तार से उसके सभी एस्पेक्ट्स के बारे में आपसे चर्चा की है। उनको लगातार पिछले कई महीनों से हम बार बार दोहराते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री और जो सरकार विकास की बात करती थी वो आज विनाशकारी सरकार बन चुकी है। उसके लिए विकास का महत्व नहीं है, वो समाज के विनाश के ऊपर तुली हुई है। वो नौजवानों को आगे बढ़ाने की बजाय उनको विनाश के पथ पर आगे बढ़ा रही है। और ये पॉलिसी तो एक्साइज पॉलिसी तो एक विषय है, लेकिन किसी भी विषय की आप चर्चा कर लें, किसी विषय की गहराई में आप डूबने का प्रयास कर लें तो पिछले 7-8 साल में जब से दिल्ली में आज जो सरकार
शासन कर रही है उसके क्रियाकलापों का हम विश्लेषण करेंगे, तो उसके आधार पर अगर मैं बहुत ऑनेस्टली अपने विश्लेषण को करता हूं तो मुझे ये कहने में कोई ज़रा सा भी संकोच नहीं होता कि ये शायद जो दिल्ली में सरकार है ये लुटेरों की सरकार है। ये दिल्ली के लुटेरे या लुटियंस के लुटेरे, अगर ये भी कहा जाए इनके बारे में तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ज़रा सी भी। शायद झूठ की पराकाष्ठा, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और लोगों को हर प्रकार से गलत बयानी करके मिसगाइड करना और पैसे के दम पर, और पैसा भी वो जो जनता से टैक्स की वसूली करके जनता का पैसा होता है जो कि जनता के विकास में खर्च होना चाहिए, उस पैसे को अनाप शराब एक्सट्रीम तरीके से देश में, दुनिया में, विदेश में पब्लिसिटी के लिए, प्रचार के लिए करोड़ों, सैकड़ों करोड़ रुपया इस्तेमाल करके झूठ को सच के रूप में परोसने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन अब दिल्ली की जनता की आंखें अच्छी तरीके से खुल चुकी है। देश में भी आज ये वातावरण बनता जा रहा है कि दिल्ली के सरकार को, इसके दुष्कर्मों को देश में हम लोग तो समझ पा रहे हैं, आप लोग दिल्ली के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ये कभी कभी इस प्रकार की गलतफहमी जो है लोगों को होती है। लोग कहते हैं भी दिल्ली में लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। हमको इतनी दूर बैठ के समझ में आता है कि एक सरकार दिल्ली के अंदर एक्टिविटी का प्रचार जो है वो बंगाल में भी जाके करती है, उसके एडवर्टीजमेंट की चेन्नई के अंदर भी देती है, तेलंगाना में भी देती है, और हम में से बहुत सारे लोगों को जानकारी भी है कि ये दिल्ली में जो एक्साइज पॉलिसी बनी, ये कब बनी, कहाँ पर बनी, कैसे बनी, कौन से प्रदेश में बनी, और उस प्रदेश के अंदर किस प्रकार से गुप्त मीटिंग्स हुई, और फिर उस प्रदेश के अंदर जो पॉलिसी है, उस प्रदेश के अंदर उस पॉलिसी के तहत कितना दुष्प्रभाव उसका वहाँ के नौजवानों के ऊपर, वहाँ की महिलाओं के ऊपर होता है, कैसे वहाँ पर घर तबाह हो रहे हैं। बराबर लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री, पता नहीं कितने सारे उनके वीडियोस हैं जो कोई डेडलाइन सेट करते हैं, कहते हैं कि हम हर घर के अंदर। देखिए कितनी गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में संकल्प लिया कि हर घर के अंदर देश के जल पहुंचाएंगे, और उसके लिए सारे देश की सरकारों को आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, टेक्निकली मदद कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं व्यक्तिगत, और आज बहुत बड़ी मात्रा के अंदर उसके अंदर सफलता प्राप्त हुई है। उनका टारगेट है कि 2024 तक उनका सपना है। लेकिन उसके विपरीत दिल्ली में क्या हो रहा है, जहाँ की लगातार पिछले 8 साल से 7 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री पानी 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 के लिए प्रॉमिस करते रहते हैं, लेकिन पानी तो हर घर के अंदर उन्होंने नहीं पहुंचाया, लेकिन शराब जो है हर घर के अंदर सुलभ ढंग से, अच्छी तरीके से, और सब घर के अंदर, उसके घर के आसपास होम डिलीवरी, दिन में पीना चाहें दिन में पीजिए, रात को पीना चाहें रात को पीजिए, अपने यंग बच्चे के साथ पीना चाहें यंग बच्चे के साथ पीजिए। ये क्या हो रहा है, और उसके पीछे कितना बड़ा भ्रष्टाचार। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने सब चीज़ों की चर्चा की है। पंजाब इलेक्शन के अंदर क्या उसके संदर्भ में विषय है, वो भी आपके सामने सारी की सारी जानकारी उन्होंने रखी है। और आज जब रेड्स हुई हैं तो एक्साइज पॉलिसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अरे मेरा ये कहना है कि एक्साइज पॉलिसी आपकी बहुत सुंदर थी, बहुत बढ़िया थी, तो एक्साइज पॉलिसी को अचानक जो है उसमें गड़बड़ नहीं थी तो आपने वापस क्यों लिया? कैन यू आंसर दिस? इसका कोई जवाब नहीं है। और विषय को भटकाने के लिए लोगों से आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एजुकेशन की बात के ऊपर भी जो है कभी गंभीर रूप से चर्चा हो जाएगी तो
दिल्ली में मैं भी एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे पता है कि एजुकेशन की जो दिल्ली के अंदर जो असली हकीकत है वो क्या है, दिल्ली के स्वास्थ्य की असली हकीकत क्या है। लेकिन आज वो विषय नहीं है, लेकिन वो उस विषय की मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, आपके मंत्रियों ने क्या किया, आपके मंत्रियों पे कौन से केसेस बन रहे हैं, कब तक आप उनको बचाएंगे? और जो कानून होता है उसकी गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता। एक मंत्री तो ऑलरेडी उनका क्या हश्र हुआ है, लेकिन आप अभी भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। दूसरे के बारे में जो कुछ हो रहा है ये तथ्यों के आधार पर सब कुछ हो रहा है। झूठ परोसने से, लोगों को मिसगाइड करने से, एक्साइज पॉलिसी की जगह एजुकेशन की बात करने से आप बच नहीं पाएंगे। और अब वो समय आ गया है जब पाप का घड़ा, भ्रष्टाचार का घड़ा वो पूरा ऊपर तक भर गया है, और ऊपर तक भर के वो छलकना शुरू हो गया है अच्छी तरीके से। और इतना छलक रहा है, इतना छलक रहा है कि सारी दिल्ली वाले नहीं, सारे देश वालों को जो है उसके अंदर से जो दुर्गंध है वो महसूस होनी शुरू हो गई है। वो मैं समझता हूँ कि सच बात तो यह है कि इस भ्रष्ट, बेईमान, झूठी, थॉरोली करप्ट सरकार को और इसके मंत्रियों को दिल्ली में एक मिनट भी मैं समझता हूं कि शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे तो कोई नैतिकता है नहीं, और नैतिकता के नाम पर, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ के नाम पर बहुत ज़्यादा बहकाया और बहकाकर जो है सत्ता में आए। लेकिन सबसे पहले वो भूले तो प्रोबिटी को भूले। मुझे याद है कि जब दिल्ली असेंबली में मैंने भाषण दिया था तो इनके जितने विषय थे, सारे विषयों के ऊपर जो है एक एक विषय के ऊपर प्रोबिटी के लिए क्या कहा और क्या किया, उसके ऊपर भी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है इनके 8 साल के विषयों पर। लेकिन आज वो विषय नहीं है। तो इस सरकार को मेरे विचार में दिल्ली के अंदर एक मिनट भी सत्ता में रहने का कोई कारण नहीं है, और इनको इस्तीफा देना चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। वरना तो देखिए, मैं समझता हूँ कि देश में इतिहास इस तरह का है कि जनता जब खड़ी हो जाती है तो फिर अच्छे अच्छे शासन जो है वो डोलने लगते हैं, और सिंहासन जो है फिर वो छोड़ना पड़ता है, फिर कोई तरीके से जो है बचाव नहीं होता। तो आज का दिन जो है वो दिल्ली वालों के लिए एक दृष्टि से राहत का दिन है कि कम से कम कहीं दिल्ली के लोगों को ये एहसास और अनुभूति हुई होगी कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, तो व्यवस्था, जो सरकार के अंदर भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको भले ही संपूर्ण रूप से नहीं, और जो पकड़े जा रहे हैं उनसे भी ज़्यादा जो बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, शायद उनको अभी नहीं उस तरीके से पकड़ पाई है। लेकिन जो है भ्रष्टाचारियों को पकड़कर उनके खिलाफ एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जांच एजेंसीज़ को और दिल्ली में जिनके नेतृत्व में लेफ्टिनेंट गवर्नर ये जांच इत्यादि का ऑर्डर हुआ, और जिन भी अधिकारियों ने इस जांच के अंदर सहयोग किया, उनका हम हृदय से आज अभिनंदन करना चाहते हैं, उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। किसी का प्रश्न हो तो? देखिए प्रफुल्ल जी, राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं, हम लोगों के लिए तो राजनीति जो है वो सेवा का माध्यम है, शुचिता है, ईमानदारी है, राष्ट्र धर्म है, समाज धर्म है, मानव धर्म है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भेष बदलकर सरकार के अंदर लुटेरे आ गए हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये इसको लुटेरों की दिल्ली बना दिया है इसको। अब और कुछ नहीं कहेंगे तो यही कहेंगे, कहने के लिए तो यही है ना, झूठ। लेकिन झूठ परोसकर सच को जो है आप भुला नहीं सकते। जो सच होता है उसकी पावर अनबीटेबल होती है, ट्रूथ की पावर अनबीटेबल होती है, ऑनेस्टी की पावर अनबीटेबल होती है। सत्यमेव जयते होता है हमेशा,
ट्रुथ को बीट करना मुश्किल है, असंभव है, डिले हो सकता है, जैसा कि दिल्ली में इस सरकार के केस में। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इनकी जितनी झूठ की परतें हैं वो सारी की सारी एक्सपोज हो रही हैं। सब कुछ इनका पता लगता जा रहा है लोगों को जो है। और बहुत ज़्यादा दिन तक जो है ये अखबार में और टेलीविज़न में पेड एडवर्टीजमेंट्स देकर जो है अपने झूठ के माध्यम से जो है ना वो उसको सच बनाकर परोस नहीं पाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जी, एक सेकंड डॉक्टर साहब। डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी पहले ही आरोप लगाई 5,000 करोड़ का बस का घोटाला, फिर आरोप लगाई 30,000 करोड़ पानी का घोटाला, आज ये घोटाला एक और ये आबकारी नीति का घोटाला सामने आ रहा है। पीछे राशन का घोटाला आया था, उसके पीछे एजुकेशन का घोटाला, तो ये कहाँ जा रही है? अभी आप देख, अरे भाई मैंने तो आपको एक शब्द कहा कि आज बात भले ही एक्साइज पॉलिसी की हो रही है, किसी भी विषय किसी भी डिपार्टमेंट की गहराई में आप लोग अगर अपने आप को डालकर और अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो खाली ये जो 4-5 घोटालों जिनकी आपने चर्चा की है, खाली ये चर्चा नहीं होगी, इससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें आप जो है उसका प्रचार करने के लिए, उनको एक्सपोज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने जो शब्द यूज़ किया, ये लुटेरों की दिल्ली बन गई है ये सरकार के माध्यम से। मोहित, देखिए इसको अध्यक्ष जी ने एक्सप्लेन भी किया है और जो अभी प्रफुल्ल ने सवाल किया था ये उसका जवाब आपने दे दिया। ये अगर राजनीतिक विषय होता तो किसी एक राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ जो है झूठा कोई रेड होता। ये राजनीतिक विषय नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए ये दिल्ली के लोग, दिल्ली के नौजवान, उनके स्वास्थ्य की रक्षा, हमारी दिल्ली की बहनें माताएं, उनके रक्षा, उनके परिवार जो तबाह हो रहे थे और जिस तरह से शराब परोसी जा रही थी और शराब परोसने के बदले जिस तरीके से जो है भ्रष्टाचार किया। और आपने सब स्वयं ही आपने कार्टेल की बात कर दी, स्वयं ही आपने बात कर दिया कि किस तरह से पॉलिसी बनी थी, किस तरह से जो शराब कंपनियां हैं उनको फेवर करने के लिए प्रयास हुआ, वो सारी चीज़ें आपने खुद ही दे दी। ये तो आपके पास, सबके पास सब कुछ है, जवाब आपके पास है पूछने के लिए, आप जो मर्जी पूछिए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ना ये किसी राजनीति का विषय है और ना ही इसमें ये सीधे सीधे जनता को, दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने का विषय है, न्याय। और ये उनका फंडामेंटल राइट है। उन्होंने किसी सरकार को चुना है तो सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है जनता के प्रति है। आज अगर दिल्ली के अंदर हम ऑपोजिशन के अंदर हैं तो हमारी अकाउंटेबिलिटी भी जनता के प्रति है कि वी कैन नॉट अलाउ देम टू गो स्कॉट फ्री। वो ऐसे जो है किसी प्रकार से प्रचार करके, प्रसार करके, झूठ बोलकर और एडवर्टीजमेंट देकर और टेलीविज़न पर बड़े बड़े एड्स देकर और बातें करके जो है वो जनता को ज़्यादा दिन तक जो है बरगला कर और मूर्ख नहीं बना सकते। इट इज़ आवर ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस। वी आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। वही काम हम लोग कर रहे हैं। बस 2 प्रश्न और सोनू जी। डॉक्टर साहब, आपसे भी और अदिति जी आपसे भी मेरा सवाल है। आम आदमी पार्टी संजय सिंह जी का कहना है कि मोदी जी जो है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की लोकप्रियता जो गुजरात में बढ़ रही है उससे डर गए हैं जिस तरीके से पंजाब में बढ़ी, और पंजाब के नतीजे सबके सामने हैं और इसी वजह से उन्हें रात को नींद नहीं आ रही और ये पूरा एक्शन हो रहा है। तो हम कंटर ईमानदार हैं। भैया ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज वो एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। और इस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा योग्य, कर्मठ, ईमानदार और ऐसा दूसरा नेता नहीं देखा जिसने समाज के सभी वर्गों के सब प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए विजनरी पॉलिसीज़ बनाकर उनको ग्रास रूट लेवल तक इम्प्लीमेंट कराने के लिए खुद व्यक्तिगत मॉनिटरिंग की है। आज सारे दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की जितनी इज्जत है और जिस प्रकार का जो है उन्होंने जो है दर्जा हासिल किया है, उसके लिए उनको किसी भी नेता की, किसी भी सरकार के, किसी मुखिया की, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हम तो इसके ऊपर बात भी नहीं करना चाहते। आपने कमेंट मांगा इसलिए हमने आपको कमेंट दे दिया।
जी आदेश जी। देखिए, जो केजरीवाल साहब बार बार कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, ये कट्टर ईमानदार लोग अपने बेईमान मंत्री, इनके 2 मंत्री हैं, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, जेल में चले गए। हजारों करोड़ रुपए जमीन के घोटाले में सत्येंद्र जैन जेल में है। ये कट्टर ईमानदारी की बात कर रहे हैं। ये क्या कट्टर ईमानदारी की जवाब देंगे कि आप एक भी व्यक्ति को, एक भी छात्र को हायर एजुकेशन स्कीम में लोन नहीं दिया और 19.5 करोड़ रुपया पूरे देश में विज्ञापन पे खर्चा किया? किस तरह की ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप? ये कट्टर बेईमान लोग हैं। जिस तरह इन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाया है, जिस तरह इन्होंने जल बोर्ड में घोटाला किया है, जिस तरह इन्होंने डीटीसी की बस खरीद में घोटाला किया, ये बेईमानी की पराकाष्ठा, इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है बेईमानी की। ये सिर्फ बेईमानी का, ईमानदारी का चोला ओढ़ने वाले ये लोग हैं। और केजरीवाल जवाब देंगे, अगर उनके पास जवाब है कि जो कह रहे थे कि शराब की नई नीति से हमें हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो, एक दिन में ही पलटी मार दी। एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिस दिन सीबीआई जांच नहीं हुई थी, बोले 3,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा था और वो अचानक से नुकसान में बदल गया। इनकी ईमानदारी सबके सामने आ गई है। ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। इनकी बेईमानी सबके सामने आ गई है। पल्लवी, क्या वो जवाब देंगे? अगर आपकी इतनी नई शराब की नीति, मनीष सिसोदिया या केजरीवाल जी जवाब देंगे कि उनकी नई शराब नीति इतनी अच्छी थी तो सीबीआई जांच के बाद आपने वापस क्यों ले ली? जवाब देंगे वो? उन्होंने शराब माफिया को जो राहत दे दी, 144 करोड़ माफ दे कर दिए, क्या इस पर उनका कोई जवाब आया? उन्होंने ही बनाई ना शराब पॉलिसी। शराब नीति वही लाए थे नवंबर में। उसमें ये लिखा था कि किसी भी मैन्युफैक्चरर कंपनी को हम ठेके नहीं देंगे, ये नियम था उनका। लेकिन उसी में उन्होंने चोर दरवाजे से मैन्युफैक्चरर कंपनी को ट्रेडिंग के लिए अलाउ करवा दिया। कार्टेल नहीं अलाउ था, उस कार्टेल को उन्होंने अलाउ किया। देखिए, झूठ बोल रहे हैं सिसोदिया जी। एलजी जो तत्कालीन एलजी थे, उन्होंने कहा था ये शराब पॉलिसी गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आज तक की हिस्ट्री में दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान इसकी इजाजत नहीं देता है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में ठेके खोले जाएं। लेकिन दिल्ली सरकार इस बात पर अड़ी हुई थी कि हमें नई शराब नीति लानी है। क्यों? क्योंकि वो शराब माफिया से पहले ही मिलकर ये सारा षड्यंत्र, भ्रष्टाचार का खेल रच चुके थे। लास्ट क्वेश्चन। मनीष सिसोदिया ने ही सबसे पहले जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा जो अच्छा काम करना चाहता है वो हमको ऐसे रोकने का प्रयास किया जाता है। यही कारण है कि भारत नंबर 1 नहीं हो पाया। अरविंद केजरीवाल इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पेज दिखा रहे हैं जिसमें दिल्ली के शिक्षा मॉडल की देश, शायद उन्हें ये नहीं पता कि मैं नई शराब पॉलिसी के बारे में बता रहा हूं। इन्होंने एक पॉलिसी में एक रखा कि हम नई, जो लोग शराब नहीं पीते उनको शराब पीना सिखाएंगे। ये इनका मॉडल है। शराब पीने की ट्रेनिंग देना, 21 वर्ष से 18 वर्ष करना, ये इनका मॉडल है।